हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। और आज के सेशन में टोटल 20 एमसीक्यूज करने जा रहे हैं जो कि आपके ग्रामर के मिक्स टॉपिक से है, अर्थात डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉपिक्स के क्वेश्चंस लिए गए हैं। और आपसे एक विनती है कि आप अपना स्कोर शेयर करना मत भूलिएगा कि आपने आउट ऑफ 20 कितने अंक अर्जित किए हैं। चलिए बिना देर के हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कहता है The teacher said that the sun dash in the east। अब आपके सामने ये चार ऑल्टरनेटिव्स हैं, इसमें से किसका प्रयोग यहां किया जाए जिससे कि यह सेंटेंस करेक्ट हो जाए। अब देखेंगे यहां पे जो एक इनडायरेक्ट नरेशन का स्टेटमेंट है, अर्थात ये इनडायरेक्ट स्पीच में फॉर्म्युलेट किया गया है। अब यहां देखेंगे यहां एक फैक्ट की बात की जा रही है, जो फैक्ट एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक ऐसी सच्चाई है जो कभी परिवर्तनीय नहीं है। और हम इस तरह के फैक्ट्स के लिए क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। और देखेंगे पहला जो राइज है ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, बट सब्जेक्ट के साथ एग्री नहीं कर रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है और ये हमारा प्लूरल है। वहीं पे रोज जो है हमारा ये वर्ब के सेकेंड फॉर्म है, अर्थात बीते हुए टाइम के एक्शन की बात की जा रही है जो कि हो गया और खत्म हो गया, उसका कोई इंपैक्ट नहीं है फर्दर। और ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का हो गया, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अर्थात क्या हो जाएगा, द सन राइजेस इन द ईस्ट। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही डैश सक्सीड। अब यहां जो ब्लैंक है इसमें आपको एक एप्रोप्रिएट मॉडल वर्ब को सप्लाई करना है। अब देखेंगे यहां पे एक कंजंक्शन है सो दैट, इसे हम कंजंक्शन ऑफ पर्पस के नाम से भी जानते हैं। और ये बताता है कि कोई जो पीछे एक्शन हुआ है उसका पर्पस क्या है। तो हम देखेंगे पर्पस बताने के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। कब? जब हमारा सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में हो, प्रेजेंट के किसी भी फॉर्म में, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना। तब हम यहाँ क्या करते हैं, मे का प्रयोग करते हैं। और वहीं पे अगर यहाँ पे पास्ट का कोई फॉर्म होता तो हम क्या करते हैं, माइट में इसे तब्दील कर देते हैं, ठीक है ना। और ये ध्यान रखना है आपको कि सो दैट के साथ हम कंजंक्शन ऑफ पर्पस के साथ हम पर्पस बताने के लिए मे का प्रयोग करते हैं जब सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में हो। पास्ट में हो तो माइट का करेंगे प्रयोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है वन डैश डू वंस ड्यूटी। फिर यहां पे आपको क्या करना है, एक परफेक्ट और एप्रोप्रिएट मॉडल वर्ब का प्रयोग करना है। अब देखेंगे मस्ट का प्रयोग, कैन का प्रयोग, विल या वुड का प्रयोग। मस्ट जो है ना कंपल्सन को दिखाता है, वही कैन जो है एबिलिटी की बात करता है, विल है फ्यूचरिटी की बात करता है। या फिर फर्स्ट पर्सन के साथ हम जब विल का प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ होता है कि कोई भी चीज जो डिटर्मिनेशन को शो कर रहा है। यहां पे तो फर्स्ट पर्सन है नहीं, ठीक है ना। और वुड का प्रयोग करते हैं, एक तो होता है हमारा कि फ्यूचर की बात करने के लिए प्रेजेंट से, और एक होता है हमारा जब पास्ट की आप बात करते हो, फ्यूचरिटी इन द पास्ट, उसके लिए। और साथ ही साथ हम वुड का प्रयोग करते हैं पास्ट के हैबिट की बात करने के लिए, ठीक है। तो यहां पे जो मस्ट है ये सबसे एप्रोप्रिएट नजर आ रहा है, अर्थात वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, अर्थात हर एक व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति हो, उसे अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करना चाहिए। अब साथ ही साथ एक चीज और समझ लें, यह सब्जेक्ट वन है जिसके कारण हमने यहां पे देखा कि पॉजेसिव एडजेक्टिव वंस का प्रयोग किया गया है। अगर यहीं पे आई रहता है तो यहां पे माय हो जाता, यू होता तो योर होता, सी होता तो हर हो जाता। ये ध्यान रखना है आप। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है डोंट हेट डैश पुअर। यहां पे आपको एक एप्रोप्रिएट आर्टिकल का प्रयोग करना है। अब देखेंगे पुअर जो है ना ये हमारा एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के पहले हम नॉर्मली किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि आर्टिकल जो होता है वो नाउन का इंडिकेटर होता है, वह किसी नाउन के पहले आता है। या यूं समझे कि जैसे ही आर्टिकल आया तो आप देखेंगे कि आगे कहीं ना कहीं नाउन आने वाला है, लेकिन यहां तो देखने को नहीं मिल रहा है। अर्थात क्या होगा, तब देखेंगे इस एडजेक्टिव को हम नॉमिनलाइज करते हैं, अर्थात द प्लस एडजेक्टिव जब होता है तो इसे हम नॉमिनलाइज करते हैं। नॉमिनलाइज करने का मतलब है कि किसी दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच को आप नाउन बना रहे हो, ठीक है ना। अब ये पूरे कम्युनिटी का बोध कराता है
ठीक है ना, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है हमारा राम डैश श्याम आर गुड फ्रेंड्स। अगर पूरे सेंटेंस को देखेंगे तो यहां देखने को मिल रहा है वर्ब हमारा प्लूरल है, अर्थात एक चीज तो है कि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा। बट की बात अगर करें तो बट कॉन्ट्रडिक्शन को दर्शाता है, ठीक है ना, और यहां पे कॉन्ट्रडिक्शन जैसी बात नहीं की जा रही है इस सेंटेंस में। विथ का प्रयोग करते हैं जब एक कंजंक्शन के रूप में, तो हम देखते हैं कि जो सबसे पहला वाला हमारा सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का प्रयोग करते हैं, अर्थात राम के अकॉर्डिंग अगर करते तो इज होना चाहिए था, अर्थात ये भी गलत हो गया। एंड जो है किसी भी चीज को क्यूमुलेटिवली जोड़ता है, अर्थात ये कंपाउंड बनाता है, अर्थात हमारा सब्जेक्ट कंपाउंड हो जाएगा, अर्थात राम और श्याम दो लोगों की बात की जा रही है, अर्थात ये सेंटेंस को करेक्ट बना दे रहा है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, कहता है इफ आई डैश यू आई वुड हेल्प द पुअर। कहता है यहां पे एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात की जा रही है, क्या कि यदि मैं तुम्हारे जगह पे होता या तुम होता तो मैं गरीबों की मदद करता। देखिए यहां पे द पुअर फिर दिख रहा है ना आपको। चलिए मतलब यहां पे एक ऐसे इमेजिनरी सिचुएशन की बात की जा रही है जो रियलिटी को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, अर्थात इस स्थिति में हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके साथ हम वर्ब बी के वर्ब फॉर्म का प्रयोग करते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। कहता है इट वॉज रोहन हु हेल्प मी यस्टरडे। कहता है इट वॉज रोहन, यह कौन था? रोहन था जिसने कल मेरी मदद की। अब ये पूछ रहा है आपसे कि अंडरलाइन जो हमारा वर्ड है इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। ये हु नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है या रिलेटिव प्रोनाउन है, या सीधे आप देखेंगे प्रोनाउन के रूप में भी आपको दिख जाएगा ऑप्शन। तो देखते हैं, ये तो नाउन होने से रहा, क्योंकि नाउन से हम जानते हैं किसी भी चीज के नाम का बोध होता है, और हु यहां पे नाउन की बात नहीं कर रहा है, नेम की बात नहीं कर रहा है। और वहीं देखेंगे एडजेक्टिव जो है वह किसी नाउन को क्वालिफाई करता है, ये किसी नाउन को क्वालिफाई नहीं कर रहा है, उसकी विशेषता को नहीं दर्शा रहा है। वर्ब से एक्शन का, पोजीशन का या फिर स्टेट ऑफ बीइंग का बोध होता है, ये भी नहीं बता रहा है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में काम करता है। रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हम जानेंगे हु, हुम, हुज, व्हिच और दैट, ये मुख्यतः रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में काम करते हैं। अपने से ठीक पहले प्रयुक्त होने वाले नाउन के बदले में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है ना, और आगे के जो भी क्लॉज है उनसे उनका रिलेशन दर्शाते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है द पेशेंट डैश बिफोर द डॉक्टर केम। कहता है आप पूरे सेंटेंस को अगर आप पढ़ेंगे तो देखेंगे लास्ट में आपका वर्ब के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, जो यह दर्शा रहा है कि सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस का है। और हम सब जानते हैं कि वंस ए पास्ट ऑलवेज ए पास्ट, मतलब एक बार अगर टेंस जो है ना पास्ट में चला गया ना तो देखेंगे नॉर्मली सारा का सारा जो क्लॉज है वो भी पास्ट में ही फॉर्म्युलेट होता है, एक्सेप्शंस को छोड़ के, ठीक है ना। और यहां बिफोर जो है एक ऐसे कंजंक्शन के रूप में काम करता है जो बताता है कि किसी एक्शन के होने से पहले जो पहला वाला एक्शन था वो 100% डन था। और हम सबको पता है कि कोई भी एक्शन जो 100% डन है उसके लिए क्या करते हैं हम परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। आप देखेंगे पास्ट में एक बार चला गया तो पास्ट में होने की आवश्यकता है, अर्थात पास्ट परफेक्ट। इसके लिए हम क्या देखेंगे, सब्जेक्ट के साथ हम हैड और वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग देखेंगे अगर ऑप्शंस को, तो आप पाएंगे कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसके लिए एक एप्रोप्रिएट आंसर क्रिएट करेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है ही लुक्स डैश हिज ओल्ड पेरेंट्स। आप देखेंगे कि लुक हमारा एक ऐसा वर्ब है जिसके साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस का प्रयोग होता है जो फ्रेजल वर्ब का निर्माण करता है, ठीक है ना। लुक के साथ आफ्टर भी होता है, एट भी होता है, इनटू भी होता है, फॉर भी होता है, लेकिन सभी के अर्थ अलग अलग होते हैं। लुक आफ्टर का मतलब होता है केयर करना, ठीक है ना। और यहां बात की जा रही है ओल्ड पेरेंट्स की, तो हम इसका प्रयोग यहां पे उपयुक्त मानेंगे। और यहीं पे अगर हम बात करें लुक्स एट मींस ही लुक्स एट हिज ओल्ड पेरेंट्स, तो इसका मतलब हो गया कि वह अपने बूढ़े माता पिता को देखता है। एक
टकटकी निगाहों से देखता है, गौर से देखता है, जो कि हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन आफ्टर यहां पे ज्यादा उपयुक्त नजर आ रहा है, ठीक है ना। और इनटू का प्रयोग करते हैं लुक के साथ, इसका मतलब होता है छानबीन करना, तहकीकात करना, तो यहां पे उपयुक्त नहीं लग रहा होगा आपको। और वही लुक फॉर का मतलब होता है सर्च करना, ठीक है ना, खास करके जब आप किसी वस्तु की खोज कर रहे हो तो वहां पे लुक फॉर का प्रयोग करते हैं। अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है यहां पे बहुत ही फिट बैठ रहा है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है द इंग्लिश ऑफ रोहन। यहां पे देखेंगे इंग्लिश की बात की जा रही है सब्जेक्ट के रूप में नहीं, बल्कि इंग्लिश के नॉलेज की बात की जा रही है। किसके? तो रोहन के अंग्रेजी के नॉलेज की बात की जा रही है। इस स्थिति में क्या होगा, जो सब्जेक्ट होगा अपने साथ आर्टिकल लेगा, द लेगा, याद रखना। नहीं तो देखेंगे किसी भी सब्जेक्ट के नाम के पहले किसी भी प्रकार की आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। और जब सब्जेक्ट के नाम के रूप में प्रयुक्त होता है तो सिंगुलर होता है, लेकिन जब ये सब्जेक्ट के नॉलेज की बात करता है तो वो प्लूरल हो जाता है। अर्थात हमारे जितने भी ऑप्शन है उसमें आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर सी दिखेगा जो प्लूरल है। इज हमारा सिंगुलर है, वॉज हमारा सिंगुलर है, और हैज बीन हमारा सिंगुलर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है समवन हैज स्टोलन माय बैग। कहता है किसी ने मेरी बैग चोरी कर ली है, ठीक है ना। अब क्या करना है, इसका एक अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग बनाना है जिसमें आपको सब्जेक्ट ऑलरेडी दे रखा है, आपको किस चीज का चुनाव करना है, तो आपको चुनना है अप्रोप्रिएट वर्ब को, ठीक है ना। अब देखेंगे दे जो है हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है जिसके साथ हम हैज का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है ना। डोंट का प्रयोग यहां पे देखेंगे इसलिए नहीं किया जाएगा क्योंकि सेंटेंस हमारा जो स्टेटमेंट का है वो हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट के लिए जो हम ऑक्सिलियरी वर्ब का चुनाव करते हैं वो होता है हैव या हैज। और ऑलरेडी हम जानते हैं कि दे प्लूरल है जिसके कारण से हैज का प्रयोग नहीं करेंगे। किसका प्रयोग हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हैवन, क्योंकि यहां पे समवन जो है इसके लिए जो हम एक क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट का चुनाव करते हैं वो दे होता है, प्लूरल होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ अगर स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है या एफर्मेटिव जिसे आप बोलते हैं तो हमारा टैग जो होगा हमेशा निगेटिव होगा, और वो भी नॉट जो है ना कॉन्ट्रैक्शन के साथ प्रयुक्त किया जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है नीदर ऑफ डैश हैज डन द वर्क। अब देखेंगे कि नीदर का प्रयोग किया जाता है जब आपके सामने ऑप्शन दो हो और उन दोनों में से किसी भी एक को आप चुन नहीं रहे उस संबंध में। और नीदर ऑफ के बाद हम देखते हैं नॉर्मली क्या होता है, दो या तो आप देखेंगे नीदर ऑफ द टू का प्रयोग करेंगे या फिर कोई नाउन होगा जो प्लूरल में होगा, ठीक है ना, जिससे ज्ञान होगा आपको कि उसकी संख्या दो है। या फिर अगर प्रोनाउन आ रहा है तो वो ऑब्जेक्टिव केस का होगा क्योंकि ये हमारा प्रीपोजिशन है और किसी प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो नाउन या प्रोनाउन होगा उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। नाउन पे इसका तो कोई असर पड़ता नहीं है, लेकिन देखेंगे कि प्रोनाउंस के सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस में अंतर होता है। अब देखेंगे दे हमारा सब्जेक्टिव केस का, देयर हमारा पॉजेसिव केस का है, और ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, इसके आगे नाउन की आवश्यकता होगी जो कि यहां उपलब्ध नहीं है, अर्थात ये भी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे देम जो कि आपके ऑब्जेक्टिव केस का है, अर्थात ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है कहता है द पैसिव वॉइस ऑफ ही नोज मी। अब यहां पे एक सेंटेंस एक्टिव वॉइस में ही नोज मी, इसका पैसिव क्या होगा देखेंगे। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये दोनों इंटरचेंज कर लेते हैं अपने पोजीशन को। मी जो है ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है तो ये सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा तो आई हो जाएगा। देखेंगे चारों में है। नो जो है हमारा नोज ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, और हम जानते हैं कि V1 और V5 का पैसिव बनाते हैं तो क्या होता है इज, एम या आर प्लस V3। क्लियर है। अब देखेंगे कि हमारा नया जो सब्जेक्ट है आई है, आई अपने साथ एम लेगा, तो पहले में एम नहीं है और तीसरे में भी देख रहे हैं वॉज का प्रयोग है, दूसरे और चौथे में एम दिख रहा है। इसके बाद हम देखेंगे वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग, और देखेंगे नोज का जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है नोन। तो यहां पे देखने को मिल रहा है कि दोनों में मौजूद है। चलिए आगे देखते हैं। लेकिन नो जो है अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन टू लेता है बजाय बाय के, अर्थात ऑप्शन नंबर बी भी छट गया आपका और आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है द एंटोनिम ऑफ कोलोजल इज। कहता है यहां जो वर्ड है कोलोजल
सबसे पहले इसका आपको अर्थ पता होना चाहिए। कोलोसल का मतलब होता है बहुत बड़ा, विशाल, ठीक है ना, बहुत बड़ा, ठीक है ना। अब इसका क्या पूछा जा रहा है आपसे? इसका पूछा जा रहा है आपसे एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब होता है ऑपोजिट वर्ड, विलोम शब्द जिसे आप हिंदी में बोलते हैं। तो देखेंगे ह्यूज का मतलब क्या होता है? बड़ा, विशाल। बिग का भी सिमिलर मीनिंग है। ह्यूमंगस का भी मतलब होता है बहुत बड़ा, ठीक है ना। अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो इसके अनुसार हो जाएगा, लेकिन इसके मीनिंग को समझ लें। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, और कोई भी चीज जो महत्वपूर्ण है तो बहुत बड़ा होगा। और इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वहीन, मतलब जो तुच्छ हो, मतलब जो तुच्छ हो, जिसका उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है लेट डैश डू इट। अब देखेंगे यहां पे आई होगा, मी होगा, माई सेल्फ होगा या नन ऑफ दीज होगा। तो देखेंगे लेट हमारा एक पॉजिटिव वर्ब है, ठीक है ना, और इसके बाद जो आने वाला नाउन या प्रोनाउन होगा इसका ऑब्जेक्ट होगा। अर्थात प्रोनाउन में देखेंगे किसके बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होगा, और ये हमारा सब्जेक्टिव केस है। अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। माई सेल्फ हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है और इसका प्रयोग करते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है ना। तो यहां पे देखेंगे अगर लेट माई सेल्फ, तो मैं अपने आप को, खुद को क्या करने दो, नहीं, ये आपका एक मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बना पाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, कहता है ही इज टू डैश बिजी, बिजियर, बिजिएस्ट, क्या होगा? यहां पे इसमें किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, क्या होगा आप? तो देखेंगे कि टू हो गया, वेरी हो गया आपका, एक्सट्रीमली हो गया आपका। इन सब के बाद हम देखेंगे कि हम एडजेक्टिव के पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही बात? अगर ऐसा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है ही अलोंग विथ हिज पेरेंट्स डैश कमिंग, कहता है कि वह अपने माता पिता के साथ आ रहे हैं। अब यहां पे देखेंगे इज होगा, एम होगा, आर होगा। सबसे पहली बात तो एम तो होगा नहीं, क्योंकि एम का प्रयोग सिर्फ आई के साथ किया जाता है, यहां तो आई दिख ही नहीं रहा है, ठीक है ना। अब देखेंगे ही अलोंग विथ हिज पेरेंट्स, अब देखेंगे वह अपने माता पिता के साथ आ रहा है। तो अब देखेंगे कि अगर दो सब्जेक्ट जो है ना, विथ, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, बिसाइड्स, ठीक है ना, इन एडिशन टू, एज वेल एज से अगर जुड़े हों, तो रियल सब्जेक्ट जो हमारा होता है ना, वो पहला वाला होता है ही। और ही जैसे ही रियल सब्जेक्ट हो गया तो इसके साथ हम इसका प्रयोग करेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, कहता है ही इज नॉट हैप्पी डैश योर डिसीजन, कहता है कि वह खुश नहीं है, किस बात से? तो आपके फैसले से। अब देखेंगे ही इज नॉट हैप्पी विथ योर डिसीजन, क्या हो जाएगा? ही इज नॉट हैप्पी विथ योर डिसीजन। तो अब आप कहेंगे कि सर क्यों? तो कहते हैं कि हैप्पी विथ का प्रयोग करते हैं जब आप किसी चीज से सेटिस्फाइड हो या डिससेटिस्फाइड हो। इस चीज के लिए, जब किसी चीज से आप खुश हो या नाखुश हो, उसके लिए क्या करते हो आप? हैप्पी के साथ विथ का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है हमारा, कहता है ही यूज्ड टू डैश इन द सन। अब देखेंगे यूज्ड टू का प्रयोग दो रूपों में किया जाता है। एक तो मॉडल वर्ब के रूप में किया जाता है। तो मॉडल वर्ब के रूप में जब इसका प्रयोग होता है तो देखेंगे इसके आगे हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म अर्थात बेयर इंफिनिटिव का प्रयोग करेंगे। तो पता कैसे चलेगा कि ये मॉडल वर्ब है? तो देखेंगे कि मॉडल वर्ब के रूप में जब होगा तो इसके पहले किसी भी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब देखेंगे इसके पीछे नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और एक होता है बी प्लस यूज टू। बी प्लस यूज टू का प्रयोग करते हैं कब? बी मतलब बी, एम, आर, वॉज, वर, बिन, बिंग, इज, ठीक है ना, ये होता है। मतलब 8 इज, एम, आर, वॉज, वेर, बी, बिन, बिंग, ये 8 में से कोई हो सकता है, वो टेंस के अकॉर्डिंग उसका चयन किया जाएगा। और यहां पे जो यूज टू हो जाएगा वो एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा। इस स्थिति में इसके आगे हम वर्ब के चौथे रूप का अर्थात जिरंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट एंड द लास्ट ऑफ दिस सेशन इज, कहता है द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, अर्थात ये जो एक स्टेटमेंट दिया गया है सी सेड आई हैव डन इट, इसका आपको क्या करना है? एक करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का चुनाव करना है थ्रू दीज ऑल
ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है ना। कहता है सी सेड, ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हम दैट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है हमारा आई हैव डन इट, ये एक एफर्मेटिव फॉर्म में है, अर्थात असर्टिव सेंटेंस के लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। अब देखेंगे चारों में मौजूद है, तो हो जाएगा सी सेड दैट। फर्स्ट पर्सन जो है ना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना पर्सन बदल लेता है, नंबर जेंडर केस, ये सब ध्यान है ना आपको, नंबर पर्सन जेंडर केस। तो फर्स्ट पर्सन जो है हमारा इनडायरेक्ट स्पीच का जो स्टेटमेंट है, रिपोर्टेड स्पीच है, उसका जो फर्स्ट पर्सन होता है वो सब्जेक्ट के पर्सन के अकॉर्डिंग अपना पर्सन बदल लेता है। तो ये हमारा फर्स्ट पर्सन है और ये हमारा थर्ड पर्सन है, अर्थात ये थर्ड पर्सन में आ जाएगा। तो देखेंगे कहां है, ये सी है, सी है, सी है, सी है, सभी जगह मिल रहा है। चलिए यहां तक सही है। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट का है, जिसके कारण से रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बैकशिफ्टिंग होगा। बैकशिफ्टिंग का मतलब है कि ये जो हमारा जो प्रेजेंट में है इसको हम पास्ट में कर देंगे, तो हैव हमारा क्या हो जाएगा पास्ट में, अर्थात वर्ब के सेकेंड फॉर्म में बदल जाएगा। और हैव का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, हैड। अब देखिए कहां है हैड, यहां नहीं है, यहां देखेंगे हैड नहीं है। अब आपका ऑप्शन नंबर सी और डी बचा। देखिए अब ये हमारा है क्या, प्रेजेंट परफेक्ट, इसको हम बदल देंगे पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट के लिए क्या होता है, हैड के बाद V3, यहां पे बीन आ गया, अर्थात ये भी पास्ट में है, पास्ट परफेक्ट में ही है, लेकिन पेसिव वॉइस में है। और यहां जो हमारा स्टेटमेंट है वो एक्टिव वॉइस का है, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आई होप कि आपके लिए सेशंस जितने भी आ रहे हैं बहुत ही हेल्पफुल साबित हो रहे होंगे। अगर ऐसा है तो हमारे उत्साहवर्धन के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अधिकांश बच्चों तक पहुंचाइए, ताकि हमारी भी हौसला अफजाई होते रहे और आप भी नित्य नूतन नवीनता के साथ, प्रवीणता के साथ अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें, ताकि हमें भी बहुत ही गौरवान्वित होने का अवसर प्राप्त हो। चलिए टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।